चलिएगा, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। इन 1560 फाइनली अकबर जो है इंडिपेंडेंट रूलर हुआ, उसे छुटकारा मिला किससे? बैरम खान से 1560 में। बट अभी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई थी, अभी कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब स्टार्ट हो जाता है किसका? रीजेंट पीरियड, महम अंगा, महम अनगा या महम अंगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए महम अनगा की, या इस समय की जो स्टार्ट हुआ है 1560 से 1562 तक, क्योंकि 1560 में अकबर एक इंडिपेंडेंट रूलर तो बन चुका था, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। समझ गए? अभी प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म नहीं हुई थी। हम सब जानते हैं कि अकबर वॉज एन इलिटरेट, अकबर एक अनपढ़ व्यक्ति था, एक निरक्षर व्यक्ति था, और ऊपर से तजुर्बे की भी कमी थी और उसकी उम्र भी बहुत कम थी। इसलिए इनिशियली उसको शासन करने में बहुत परेशानी हुई। क्लियर? इनिशियली उसको शासन करने में बहुत परेशानी हुई, और अकबर को अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था, कोई भी निर्णय लेना होता था, तो वो किससे पूछ कर लिया करता था? महम अनगा से पूछकर। क्लियर? तो इट मीन्स कि जब बैरम खान का रीजेंट पीरियड खत्म हुआ तो उसकी एज उतनी नहीं थी, उसके पास इतना तजुर्बा नहीं था, वो ऊपर से पढ़ा लिखा भी नहीं था, निरक्षर इलिटरेट पर्सन था। देन उसे हर अपना कोई भी डिसीजन जब लेना होता था तो वो अपने डिसीजन के लिए किस पर डिपेंड था? महम अनगा पर। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ से महम अंगा का रीजेंट पीरियड शुरू हो जाता है 1560 से 1562 तक, क्योंकि सारी चीज़ें जो अकबर था वो किससे पूछ के किया करता था? महम अंगा से, है ना। सारे एडवाइस उनसे पूछकर ही लिया करता था। इसलिए जब इतिहासकारों ने अकबर के इस शासनकाल को जब स्टडी किया, देन उन्होंने कहा कि इट वॉज अ कर्टेन रूल, ये एक पर्दा शासन था, इट वॉज अ कर्टेन रूल, या हम इसे कह सकते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। तो इतिहासकारों ने इस शासनकाल को क्या कहा? पेटीकोट गवर्नमेंट या कर्टेन रूल। क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अकबर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। तो क्या बोल रहे हैं? पेटीकोट गवर्नमेंट या कर्टेन रूल कब से कब तक चला? 1560 से 1562 तक। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है किसकी? महम अनगा की, क्योंकि अकबर को सारी अथॉरिटी, सारे एडवाइस किससे लेना पड़ता था? महम अंगा से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर इनकी बात करें अपन, ये कौन थी? शी वॉज अ फोस्टर मदर ऑफ अकबर, ये अकबर की दाई माँ थी। फोस्टर मदर इट मीन्स कि जिसने अकबर का पालन पोषण किया था, है ना। तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 13 ईयर की एज से, 13 साल की उम्र से ही मुगलों के दरबार में, उनकी सेवा में, उनकी नौकरी किया करती थी। कौन? महम अनगा, यानी काफी कंट्रोल था, काफी दिनों से वो मुगल दरबार में थी। अब देखिए शी वॉज द चीफ नर्स ऑफ अकबर, अ हाईली कनिंग एंड एम्बिशियस वुमेन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये अकबर की मुख्य नर्स थी, यानी उसकी मुख्य दाई माँ थी, समझ के, पालन पोषण करने वाली लेडीज। एंड हाईली कनिंग, काफी चालाक और काफी एम्बिशियस वुमेन थी, काफी उस महत्वाकांक्षी थी, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। एंड कनिंग इट मीन्स काफी चालाक महिला थी। शी वॉज द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ टीन एज इंपीरियर and the de facto regent of Mughal in 1560-1562। इट मीन्स यहाँ पे ये बोला गया है कि ये काफी चालाक और एम्बिशियस लेडी थी, और जो टीन एज में जो रूलर थे अकबर, उनकी क्या थी? रीजेंट थी या संरक्षक थी, या डी फैक्टो रूलर थी। डी फैक्टो का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसके पास थी, और अकबर सिर्फ नाम मात्र के रूलर थे। कब से कब तक? 1560 से 1562 तक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अकबर डिड, अच्छा इसी दौरान पे, है ना, इसी के टाइम पीरियड के समय की एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये है, अकबर डिड हिज फर्स्ट अटैक। अकबर ने इसी रीजेंट या इसी कर्टेन रूल के दौरान ही अपने शासनकाल का पहला अटैक किया इन 1561 ऑन बाज बहादुर ऑफ मालवा। मालवा में रूल कर रहा था बाज बहादुर, समझ गए। तो बाज बहादुर के ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने इन 1561, जो कहां का रूलर था? मालवा का, उसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पे क्या किया था अकबर ने? अपने 2 सेनापतियों को भेजा था इन पे अटैक करने के लिए। एक तो था आदम खान और एक था पीर मोहम्मद खान। आदम खान की बात की जाए तो आदम खान इस महम अनगा का ही पुत्र था, समझ गए। और महम अनगा ये चाहती थी कि ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा पावर इसके पुत्र आदम खान के पास ही हो। क्लियर? तो इस तरह से जब अटैक किया गया तो अकबर ने अपने 2 लोगों को भेजा, एक आदम खान को और दूसरा कौन सा था? पीर मोहम्मद खान। एंड फाइनली दे वॉन द बैटल। एंड अगर हम बात करें बाज बहादुर की, तो बाज बहादुर फ्लेड टू खानदेश। बाज बहादुर इस युद्ध में हारने के बाद कहां चला गया? खानदेश चला गया, इट मीन्स बुरहानपुर चला गया। और वहां पे जो
रूलर रूल किए करते थे उन्होंने उसे संरक्षण दे दिया। क्लियर। एंड बोथ ऑफ देम ट्राइंग टू कलेक्ट अ लार्ज आर्मी टू डिफीट मुगल्स, और वो दोनों मिलकर एक बड़ी सेना बनाने लगे। ये दोनों ही, ये जो रूलर्स थे ना, ये अफगान रूलर्स थे ना, ये जो लोधी डायनेस्टी थी उन्हीं के रीजेंट वगैरह हुआ करते थे। तो बाज बहादुर भी एक अफगान रूलर था। अच्छा, बाज बहादुर के बारे में पढ़ चुके हैं, मालवा वाले टॉपिक में है ना, लेक्चर नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं, मालवा में मैंने पढ़ाया होगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी एक काफी खूबसूरत पत्नी भी हुआ करती थी। उसी को देखकर या उसी से अट्रैक्ट होकर ही आदम खान ने अकबर को एडवाइस की थी मालवा पे अटैक करने की। क्लियर। तो एक काफी खूबसूरत पत्नी थी, काफी सुंदर इनकी पत्नी हुआ करती थी बाज बहादुर की, और उनकी लव स्टोरी भी काफी चलती है। बाज बहादुर, उनका नाम था रानी रूपमती। तो जब ये अटैक किया गया तो ये तो भाग गए, और उनका जो पूरा हरम था या इनके जितने भी बेल्ट थे, घोड़े, हाथी वगैरह थे, सब छोड़कर वो चले गए। एंड फाइनली जब देखा कि मुगल्स उनकी सेना उनके गढ़ में आ रहे हैं, उनके किले में आ रहे हैं, मांडू के किले में, क्योंकि उनकी कैपिटल मांडू ही थी, देन रानी रूपमती ने क्या करा, जहर खा लिया। समझ गए ना, उनकी डेथ हो गई जहर खाने से, और ये तो भाग गए थे। और फिर ये तैयारी करते रहे फाइनली। अब देखिए यहाँ पे सक्सेस तो मिली अकबर को, बट काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि आदम खान ने यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी की, कुछ ऐसे वर्क किए जिससे अकबर काफी नाराज हुआ। एंड फाइनली अकबर को आना पड़ा यहाँ पे सेना लेकर, या काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा अकबर को। एंड फाइनली जब आदम खान हु वाज द सन ऑफ महामंगा, जब फुल्ली तरीके से अकबर के विरोध में आ गया, या अकबर के साथ उसने कुछ ऐसे षड्यंत्र किए, देन फाइनली अकबर ने उसे दंड दिया, और अकबर ने ही उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। समझ गए। आगरा के किले की छत से उसे नीचे गिराया गया आदम खान को। एंड देन ये देखने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि अभी डेथ उसकी नहीं हुई है, अभी वो जिंदा है, देन एक बार और ऑर्डर दिया गया, और एक बार और उसे किले के छत पे से नीचे फेंका गया। समझ गए ना। तो आदम खान की अगर बात की जाए, आदम खान की हत्या करवा दी किसने, अकबर ने, जो किसका पुत्र था, महामंगा का। क्लियर। क्योंकि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जो अकबर के अगेंस्ट थी। अकबर के कई ऐसे लोग थे जो उसकी उन चीजों से उसके खिलाफ हो गए थे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसकी हत्या की गई है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही दुख के कारण महामंगा की भी डेथ हो गई थी। कब? 1562 में। महामंगा की डेथ कब हो गई थी? 1562 में। और 1562 में अकबर फिर फाइनली फ्री हो गया था, और फिर वो इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था। लेकिन इसी दौरान उसने पहला अटैक किया था अपने जीवन का, किसके ऊपर? मालवा के ऊपर, और बाज बहादुर को पराजित किया था। हालांकि बाज बहादुर भाग गया था और खान देश में शरण ले ली थी। फाइनली अकबर ने फिर अटैक किया खान देश के ऊपर, और एक लंबा युद्ध जो है चलता रहा। फाइनली 1570 में उसने सरेंडर किया अकबर के पास, और अकबर की दास्ता स्वीकार कर ली। चलिए, वो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब 1561 में अटैक करने के बाद, यहां से अटैक करने के बाद अकबर कहां गया? आमेर गया। देन ही वेंट टू आमेर। आमेर जो जयपुर वाला रीजन है राजस्थान का, जहां पे रूल किया करते थे कछवाहा राजपूत शासक। कौन रूल कर रहा था? कछवाहा राजपूत रूलर रूल कर रहे थे, जिनका नाम था भारमल। तो यहाँ पे रूल कर रहे थे भारमल। जब भारमल के ऊपर अटैक करने के लिए अकबर की सेनाएं बढ़ी, देन भारमल एक्सेप्टेड सोवरेनिटी ऑफ अकबर। भारमल ने शांतिपूर्ण तरीके से अकबर की दास्ता स्वीकार कर ली, और ऐसा कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर हु एक्सेप्ट अकबर सोवरेनिटी। पहला राजपूत शासक जिसने अकबर की दास्ता स्वीकार करी थी, वो कौन था? वो था भारमल। इस पॉइंट को आप लोग लिख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर हु एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ अकबर। द आंसर विल बी भारमल, द रूलर ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। किस वंश का शासक था? कछवाहा। और कछवाहों की राजधानी हुआ करती थी आमेर, जो जयपुर के काफी पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इन 1561 देखिए, जब ये दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली सोवरेनिटी, देन उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था हरकाबाई का विवाह कराया, किससे? अकबर से। सो दैट इन 1561 अकबर गॉट मैरिड टू हरकाबाई जो इतिहास में फेमस हुई है किस नाम से? मरियम उज जमानी के नाम से। तो अकबर हरकाबाई को ही कहा जाता है मरियम उज जमानी। ध्यान रखिएगा, मरियम उज जमानी का मतलब होता है कि ये एक टाइटल है, उपाधि है, जो सबसे मुख्य रानी को दी जाती है। क्लियर। तो जो सबसे मुख्य रानी होती है उसे मरियम उज जमानी कहा जाता है। तो सी वॉज फेमस एज मरियम उज जमानी इन हिस्ट्री। देखिए, अब ये किसकी पुत्री थी? ये थी पुत्री भारमल की। भारमल कौन थे? अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि फाइनली द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा वाज एंड इन 1562 बिकॉज ही वाज डेड। जब उसे ये पता चला, जब उसे खबर मिली, और जब उसने देखा कि उसके पुत्र का निधन हो गया, तो वो काफी दुखी रहने लगी, और उसी दुख के कारण उसकी कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, आप लोगों ने काफी सुना होगा कि अकबर की जो शादी है वो जोधाबाई के साथ हुई थी।
तो ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है, ये मैं आप लोग क्लियर करा दूं कि अकबर की शादी जोधाबाई के साथ नहीं हुई थी, अकबर की शादी किसके साथ हुई थी? हरकाबाई के साथ हुई थी। क्लियर? हरकाबाई जो डॉटर थी किसकी? भारमल की। हालांकि आपने मूवीज वगैरह में या कई जगहों पर देखा होगा, तो वो सही फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि इनका विवाह हरकाबाई से हुआ था। जोधाबाई के साथ किसका विवाह हुआ था? जोधाबाई के साथ हुआ था इनके पुत्र सलीम यानी जहांगीर का विवाह हुआ था जोधाबाई के साथ, जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की क्या थी? डॉटर थी। जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। समझ में आ गई बात इतनी? तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा कि इनका विवाह जो है वो हरकाबाई के साथ हुआ था, ना कि जोधाबाई के साथ। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ, जो कि किसकी पुत्री थी? जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। चलिए ये बात क्लियर हो गई। बट यहाँ पे अगर अकबर ने विवाह कर लिया है जोधाबाई के साथ, तो क्या ये उनकी फर्स्ट वाइफ है या सेकंड वाइफ है? ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ अकबर? अकबर की पहली पत्नी ही कौन थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करें अकबर की फर्स्ट वाइफ की, तो अकबर की जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था रुकैया बेगम। क्लियर? हिज फर्स्ट वाइफ वाज रुकैया बेगम। इनकी पहली पत्नी का ही नाम क्या था? रुकैया बेगम। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे बात हो गई है अकबर की पहली वाइफ जो थी उसका नाम क्या था? रुकैया। उनका नाम क्या था? रुकैया बेगम। और जो एक मुख्य पत्नी थी या फर्स्ट वाइफ थी, ये बात ध्यान रखिएगा इनिशियली। रुकैया बेगम की अगर बात की जाए ना, तो रुकैया बेगम इज द डॉटर ऑफ हुमायूंस यंगेस्ट ब्रदर। हुमायूं का जो सबसे छोटा भाई था उसकी डॉटर थी रुकैया बेगम, और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हिंदाल। तो ये हिंदाल की पुत्री थी। और जब हिंदाल की डेथ हुई, जब हिंदाल की मृत्यु हुई, तब हुमायूं को काफी दुख हुआ, काफी उसे पीड़ा पहुंची। अपने भाई की मृत्यु होने के बाद उसे काफी याद आई, और फिर उसने रुकैया को काफी हेल्प की, उसको काफी प्रोटेक्शन दिया। एंड फाइनली जब दोनों 14 ईयर के थे, अकबर भी जब 14 ईयर की एज में था और रुकैया बेगम भी जब 14 ईयर की एज में थी, जब इन दोनों ने विवाह कर लिया था जालंधर में। इन दोनों का जो विवाह हुआ था वो हुआ था कहां पर? जालंधर में। क्लियर? तो जालंधर में दोनों का विवाह हुआ, एंड फाइनली शी वाज नोन एज द फर्स्ट वाइफ ऑफ अकबर। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए फाइनली क्या हुआ कि अकबर फाइनली द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा वाज एंडेड। तो फाइनली जो महामंगा का इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से खत्म हो गया अकबर के ऊपर से। और अब अकबर जो है या जलालुद्दीन मोहम्मद जो है अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अब वो कुछ ऐसे काम करेंगे, अब वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके कारण इतिहास में उन्हें कहा जाएगा अकबर द ग्रेट, जिसके कारण उन्हें इतिहास में जाना जाता है भारत का सबसे महान मुगल बादशाह के रूप में। तो ऐसे क्या क्या काम है जो अकबर के द्वारा किए गए हैं, वो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्या एक्टिविटी अकबर ने की जिसके कारण उन्हें कहा जाता है द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे महान शासक। जैसे अशोक है, अशोक की तुलना ही किससे की गई है? अकबर से। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अकबर की कंपैरिजन की जाती है अशोक से, और अशोक की भी किससे की जाती है? अकबर से। दोनों को ही हम महान शासक या महान सम्राट के रूप में जानते हैं। अकबर्स पीरियड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है अकबर के शासनकाल का। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पायर ट्रिपल्ड इन साइज एंड वेल्थ। तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर के शासनकाल के समय या इस मुगल शासक के समय मुगलों का जो साम्राज्य था वो 3 गुना हो गया था, और इनका जो वेल्थ था ना, वेल्थ भी कई गुना क्या हो गया था? बढ़ गया था। ठीक है। ही क्रिएटेड अ पावरफुल मिलिट्री सिस्टम एंड इंस्टीट्यूटेड इफेक्टिव पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो इन्होंने एक मजबूत सैन्य संगठन की स्थापना की, एक मजबूत सैन्य तंत्र स्थापित किया, और एक सही तरह से इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी किए। पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स भी इनके द्वारा इनके समय पर किए गए। बाई अबोलाइजिंग द सेक्टेरियन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड अपॉइंटिंग देम to high civil and military post. He was the first Mughal ruler to win the trust and loyalty of native subjects. तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अकबर ने
कई सारे ऐसे टैक्स को अबोलिश कर दिया था जो नॉन मुस्लिम्स पे लगते थे। समझ गए? मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अकबर ने ऐसे क्या महान काम किए जिसके लिए उन्हें ग्रेट रूलर कहा जाता है। तो क्या किया है? बाई अबोलाइजिंग द सेक्टेरियन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगने वाले टैक्स थे उन्हें क्या किया? अबोलाइज कर दिया। एंड अपॉइंटिंग देम ऑन हाई सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। और हिंदुओं को ऊंची ऊंची पद पर नियुक्त करना अकबर ने ही शुरू किया था। तो अकबर के समय से ही, अकबर के टाइम पे ही हिंदुओं को बड़ी पोस्ट पर रखा गया था। जैसे अकबर के सेनापति कौन थे? अकबर के जो सेनापति थे वो भारमल के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? मानसिंह। तो अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह, जो नवरत्न में से भी एक जाने जाते हैं। He had संस्कृत लिटरेचर ट्रांसलेटेड, पार्टिसिपेटेड इन नेटिव फेस्टिवल्स। तो देखिए इन्होंने कई सारे एन नंबर्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर का, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, उनका ट्रांसलेशन कराया था पर्शियन लैंग्वेज में। और नेटिव जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें भी ये शासक क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे, लोगों के बीच जाते थे। रियलाइजिंग दैट अ स्टेबल एम्पायर डिपेंड ऑन कोऑपरेशन एंड गुडविल ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और इन्हें ये रियलाइज हो गया था, ये समझ गए थे कि अगर हमें एक स्टेबल रूल करना है, एक स्थायित्व शासन अगर हमें करना है इस देश में, इंडिया में, तो हमें सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, सभी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना होगा और सभी का हमें कोऑपरेशन लेना होगा, सभी का सहयोग की जरूरत होगी, तभी हमारा जो शासन है वो एक स्टेबल शासन रह पाएगा। ये बात उनके क्लियर हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करना शुरू किया। क्लियर? दस द फाउंडेशन ऑफ मल्टी कल्चर एम्पायर अंडर मुगल रूल वर लेड ड्यूरिंग हिज रूल। तो इसी कारण इनके शासनकाल में मल्टी कल्चर यानी कि कई संस्कृतियों का शासन इनके शासनकाल में देखा गया है। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। चलिएगा तो यहाँ पे हमने कहा कि अकबर इज नोन एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो उसे एक महान शासक के रूप में क्यों जाना जाता है? इसके पीछे अकबर के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट वर्क किए गए हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स किए गए हैं, हम उनकी बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए रिफॉर्म्स ऑफ अकबर, इट मीन्स अकबर के द्वारा किए गए कुछ सुधार कार्य। ध्यान से सुनिएगा और सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 1562 में 1562 में ही अकबर को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रूल करने की आज़ादी मिल गई थी। हरम का जो रूल था, इट मीन जो पेटीकोट रूल था, वो ख़त्म हो चुका था। अब देखिए उसने जब वो उसके हाथ में एक्चुअल में पावर आई, देन उसने क्या क्या सुधार करने शुरू किए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1562 में प्रोहिबिटेड स्लेवरी, जो दास व्यवस्था थी, जो दास प्रथा चला करती थी उस समय, दासों को रखने की प्रथा, गुलामों को रखने की प्रथा, उस सिस्टम को अकबर ने पूरी तरह से क्या करा दिया है? प्रोहिबिट करा दिया, उस पर रोक लगा दी। क्लियर? इन 1562 प्रोहिबिटेड स्लेवरी। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन 1563 में प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। जो सती प्रथा इंडिया की सबसे बुरी प्रथा हम बोल सकते हैं, काफी बैड पॉलिसी थी, काफी बैड रिचुअल था जो चला करता था उस समय पर, उसे प्रोहिबिट किया अकबर ने, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने की या सती प्रथा को बंद करने की, बैन करने की कोशिश किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर? बट उसे पूरी तरह प्रोहिबिट किसने किया था? उसके बाद जो उसके कजिन ब्रदर ने रूल किया, फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? तो बट आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक वो सिस्टम पुनः जो है स्टार्ट हो गया था, उसके पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। देन फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर ने कोशिश की है, प्रोहिबिट किया है सती सिस्टम को या सती प्रथा को, बट अकबर के शासनकाल में ये चलेगा और बंद रहेगा, लेकिन अकबर की डेथ होने के बाद ये सिस्टम पुनः शुरू हो जाएगा। देन अगेन इसे प्रोहिबिट करते हैं औरंगजेब के टाइम पर फिर ये सिस्टम बंद हो जाता है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब अगेन सती सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली अगर हम सती सिस्टम की बात करें तो फाइनली सती सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी या उसके खिलाफ कानून बना दिया गया था 1829 में। इन 1829 सती प्रथा के विरोध में कानून आ चुका था, अगेंस्ट द लॉ ऑफ सती सिस्टम, सती प्रैक्टिस के विरोध में। और इसे लेकर आने वाले जो व्यक्ति थे या इसके लिए जो काम करने वाले मेन पर्सन थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो वायसराय थे, जो उस समय के इंडिया के क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प की थी इंडिया के सबसे महान, सबसे इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मिस्ट ने, जिनका नाम था राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय की सहायता से ही ये काम हो पाया था, ये सती सिस्टम पे रोक लगवाई थी। चलिए, तो अकबर ने कोशिश की है, प्रोहिबिट कर दिया है अपने शासनकाल में।
नेक्स्ट, इन 1564 1564 में अकबर अबोलिश्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। 1564 में ही अकबर ने जजिया पर रोक लगा दी और तीर्थ यात्रा जो कर लगता था, जिसे मैसूद कहा जाता था, उसे भी बंद करवा दिया। देखिए, जजिया टैक्स आप लोगों ने पढ़ा है, इंडिया में सबसे पहले जजिया कर लगाया था किसने? जब पहला मुस्लिम रूलर इंडिया में आया था अटैक करने, जिसका नाम था अरब का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। तो फर्स्ट टाइम जजिया भारत में जो कंसेप्ट आया जजिया का, वो किसने लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 में जब उसने अटैक किया, देन ही इम्प्लीमेंटेड जजिया। उसने ये ऑर्डर दिया हिंदुओं को ये कहा कि या तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप जजिया टैक्स दीजिए या फिर आप मुस्लिम बन जाइए, या तो आप अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट कर लें, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जजिया टैक्स देना पड़ेगा। और जो जजिया टैक्स होता था वो अपनी टोटल इनकम का 1/3 से 1/5 अप्रोक्सीमेटली कुछ लगता था, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो जजिया टैक्स को इन्होंने अबोलिश कर दिया है, और साथ में उस समय पर जो हिंदू तीर्थयात्री जाते थे तीर्थ यात्रा करने, उन तीर्थयात्रियों पर भी टैक्स लगाया जाता था, उस तीर्थ यात्रा कर को भी इन्होंने बंद करवा दिया। क्लियर, ध्यान रखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जजिया के ऊपर से एक क्वेश्चन और क्या बनेगा कि जजिया स्टार्ट किसने किया? वो स्टार्ट किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन उसने भी जजिया जो है वो कुछ लोगों पर नहीं लगाने की बात कही थी, है ना। किन लोगों पर जजिया नहीं इम्पोज होता था? तो जैसे विधवा हैं, या हैंडीकेप्ड हैं, है ना, या जो ऐसे लोग हैं गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, और ओल्ड एज के लोग हैं, और जो ब्राह्मण हैं, उन पर नहीं इंप्लीमेंट किया जाता था। क्लियर। बट अगर हम बात करें कि ऐसा रूलर जिसने जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया था, क्लियर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, द रूलर हु इम्प्लीमेंटेड जजिया ऑन ब्राह्मण्स। तो एक अच्छा रूलर भी था, बट रिलीजियसली काफी कट्टर था, धार्मिक रूप से कट्टर था। ऐसे सोशल रिफॉर्म उसने काफी किए। वो भी तुगलक वंश का ही शासक हुआ, जिसका नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सती सिस्टम पे रोक लगाई है, बट उसने फिर जो जजिया टैक्स है वो ब्राह्मणों पर भी क्या किया? इंप्लीमेंट किया, यानी धार्मिक रूप से वो कट्टर था। हमने डिस्कस किया, आप लोग पन्ने पलट कर देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स या 4 बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। इन 1562 ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी, इन 1563 प्रोहिबिटेड ऑफ सती सिस्टम, इन 1564 2 टैक्स खत्म कर दिए, एक जजिया टैक्स और एक पिलग्रिमेज टैक्स, दैट इज नोन एज मैसूद। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जब उसने ये सारे टैक्स वगैरह हटा दिए, समझ गए, जब अकबर ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी, सबसे खास चीज है जजिया और तीर्थ यात्रा कर जब इसने समाप्त कर दिए, तो इसकी जनता को बड़ी राहत मिली, और इसकी जनता इस अकबर से काफी ज्यादा खुश हुई, और इस खुशी के मारे उन्होंने अकबर को एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, है ना। ये अकबर टाइटल पहले नहीं था। ये अकबर टाइटल कब दिया गया? जब इन्होंने ये 2 इंपोर्टेंट टैक्स, जो 2 कर थे जो हिंदुओं पर लगते थे, एक जजिया और दूसरा क्या था? पिलग्रिमेज टैक्स। इससे काफी राहत मिली हिंदुओं को या सिटीजन्स को, और उन्होंने अकबर को खुश होकर एक टाइटल दिया, दैट इज नोन एज अकबर। क्योंकि पहले जो नाम था वो था सिर्फ जलालुद्दीन मोहम्मद, है ना, और बचपन का नाम बताया बदरुद्दीन। तो इनका जो नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से ये थ्रोन पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे 1556 में, अप्रोक्सीमेटली 14 फरवरी को इनका कोरोनेशन किया गया था। देन ही वॉज नोन एज जलालुद्दीन मोहम्मद, और अब उन्हें टाइटल दिया गया अकबर का। तो अब जो पूरा नाम होगा वो होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फेमसली हम उन्हें अकबर के नाम से ही जानते हैं, बट ये अकबर का टाइटल वहां इंडिया की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उन्होंने दिया था आफ्टर एबोलाइजिंग द टैक्स ऑफ जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। क्लियर। चलिए, यहां तक की चीज होगी क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम जानते हैं कि अकबर इतिहास में अकबर की छवि एक धर्मनिरपेक्ष शासक के तौर पर की जाती है। समझ गए ना, एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, किसी धर्म से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक ऐसा रूलर था जो जिसकी छवि धर्मनिरपेक्ष रूलर के रूप में थी, और अकबर की सभी धर्मों में बराबर आस्था थी, सभी धर्मों की वो रिस्पेक्ट करता था, किसी भी धर्म से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट अकबर की बात करें तो अकबर फॉलो किया करता था सुन्नी इस्लाम रिलीजन, एंड ही वाज आल्सो फॉलोअर ऑफ सूफीज्म। तो वो बेसिकली अगर बात किया तो सुन्नी धर्म का ही था, क्योंकि उसके पिता जो थे वो सुन्नी थे। हालांकि वो कुछ समय के लिए शिया जरूर बने थे, बट उनका जो बेसिक रिलीजन था वो सुन्नी था। समझ गए ना। और अगर उनकी माँ की बात की जाए तो माँ शिया थी, है ना। अगर हम बात करें उनकी माँ की हामिदा बानो बेगम, तो हामिदा बानो बेगम की बात की जाए तो वो शिया थी, बट अपने पिता की ओर से ये किस रिलीजन के फॉलोअर थे? सुन्नी। तो इस्लाम धर्म के सुन्नी शाखा के अनुयायी थे, बट इनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था? सूफीज्म का। तो मैंने इस्लाम रिलीजन जब पढ़ाया है तो उसमें बताया था कि इस्लाम के 3 ब्रांच इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि बाद में और भी ब्रांचेस बनी है छोटी मोटी, बट
तीन इंपॉर्टेंट ब्रांच है, सबसे पहली सुन्नी, देन शिया एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है सूफी। इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, युद्ध होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसे सुलझाने का काम, उनके बीच में शांति बनाने का काम किसका होता है? सूफी धर्म के लोगों का। तो अकबर भी काफी विश्वास करता था सूफीइज्म में, सूफी मत में अकबर की काफी आस्था थी, समझ गए। और कई सूफी संतों के साथ अकबर के मेल मिलाप हुआ करते थे, कई सूफी संतों के साथ उसके साथ उठना बैठना था और उनको काफी वो सम्मान दिया करता था, क्लियर। इसी कारण अकबर ने एक नीति अपनाई थी, दैट इज नोन एज सुलह ए कुल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, उस नीति को कहा जाता है सुलह ए कुल की नीति। अब सुलह ए कुल की नीति का क्या मतलब होता है? इस शब्द का बेसिकली मीनिंग की अगर बात की जाए, इस टर्म के मीनिंग की बात की जाए तो आपको अकबर का नेचर समझ में आया है। अकबर का नेचर क्या? धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों को एक समान मानना, सभी धर्मों, किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, क्लियर। तो इसने जो नीति अपनाई थी वो थी सुलह ए कुल की नीति। इट मीन्स यूनिवर्सल पीस। वैश्विक स्तर पर सभी धर्मों का जो विश्वास है वो क्या है? पीस या शांति का, समझ गए। तो इस शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है यूनिवर्सल पीस, यानी कि वैश्विक शांति। और वैश्विक शांति इट मीन्स कि वो ये चाहते हैं कि सभी धर्मों में क्या रहे? शांति रहे, सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहें। ये बेसिकली नेचर है इस पॉलिसी का, इस नीति का। बट अगर हम इसे सरल करके समझें इस पॉलिसी को, तो मैंने बोला कि उनका मेल मिलाप था किसके साथ? सूफी संतों के साथ। तो अकबर ने जब ये नीति अपनाई थी तो इसका बेसिकली टारगेट ये है कि टू पैट्रोनाइज सूफी सेंट एंड बिलीव इन सूफीज्म, यानी सूफी संतों को संरक्षण देना, सूफी संतों को आरक्षण देना और सूफीज्म में विश्वास करना। दैट पॉलिसी इज नोन एज सुलह ए कुल। खैर क्वेश्चन आपसे टेक्निकली नहीं, आपसे सिंपल इतना ही पूछेंगे, है ना। और काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी। यहाँ पे मीनिंग बता दिया है मैंने। सुलह ए कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, यानी वैश्विक शांति। सुलह ए कुल का मीनिंग क्या होगा? यूनिवर्सल पीस, इट मीन वैश्विक शांति। एंड द पॉलिसीज मीनिंग या पॉलिसी का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है टू पैट्रोनाइज सूफी सेंट एंड बिलीव इन सूफीज्म, सूफीज्म विश्वास करना, सूफी संतों को संरक्षण देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये काफी बिलीव करते थे सूफीज्म में, और एक सूफी संत के ये फॉलोअर भी थे, उनको अपना धार्मिक गुरु के रूप में भी मानते थे। तो अगर अकबर की बात की जाए तो अकबर के धार्मिक गुरु या उनके ये एक बड़े फॉलोअर थे किसके? शेख सलीम चिश्ती के। शेख सलीम चिश्ती का काफी प्रभाव था अकबर के ऊपर, और एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती सीकरी नामक एक सिटी में रहते थे, एक शहर में या एक गांव में रहते थे जिसका नाम क्या था? सीकरी। खाली इतना ही नाम था, सीकरी फतेहपुर बाद में हुआ। तो सीकरी नामक एक जगह पर रहते थे। ये जो जगह थी ये आगरा से 37 किलोमीटर, आगरा से 37 किलोमीटर राजस्थान जाने वाले रास्ते में पड़ता था, है ना। आगरा से जब आप राजस्थान जाएंगे तो रास्ते में 37 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आता था कौन सा शहर? सीकरी। सीकरी में ही निवास किया करते थे कौन? शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती का एक बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा फॉलोअर था कौन? अकबर। क्लियर। अकबर का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था सलीम या जहांगीर, अगर हम उसकी बात करें तो उसका भी जो जन्म हुआ है वो 1569 में हुआ है इन द कॉटेज ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया के अंदर, उनकी झोपड़ी के अंदर ही, कॉटेज के अंदर ही जन्म हुआ था किसका? अकबर के पुत्र का, जिसका नाम क्या था? सलीम। और उन्हीं के रेस्पेक्ट में, उन्हीं के सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में ही अकबर ने अपने बेटे का, अपने पुत्र को क्या नाम दिया? अपने पुत्र को नाम ही क्या दिया है उसने? सलीम। किसके नाम पर? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और वो बाद में जब शासक बना है तो उसका जो नाम रहा है वो रहा है जहांगीर। तो जहांगीर को ही सलीम के नाम से जाना जाता है, और सलीम का ही जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी या सीकरी में। किसकी कुटिया के अंदर? किसके कॉटेज के अंदर? तो शेख सलीम चिश्ती की कॉटेज। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रताप से, इन्हीं के द्वारा उनको जो आशीर्वाद दिया गया उसी से इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इन 1569 सलीम का जन्म हुआ या जहांगीर का जन्म हुआ था। क्लियर हो गई इतनी बातें? अच्छा, सलीम किसके पुत्र थे? तो अगर उनकी माँ की बात की जाए तो मरियमुज्जमानी, यानी कि हरकाबाई, है ना, भारमल की पुत्री। यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अकबर सूफीज्म के काफी बड़े फॉलोअर थे, और सूफी संत कौन से थे? शेख सलीम चिश्ती, उनके बहुत बड़े उपासक भी थे। चलिएगा।